जिस तरह का आज प्रचंड जनादेश मिला है, क्या आपने इस तरह के प्रचंड जनादेश का अनुमान लगाया था? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा तरुण जी बिल्कुल नहीं सोचा था कि जिस तरीके से एनडीए ने 200 प्लस सीटें लाई हैं, ये बिल्कुल ही अप्रत्याशित और लैंडस्लाइड दिखती है, क्योंकि इस तरह की विक्ट्री तभी दिखती है जब जनता के अंदर सरकार के प्रति एक कहीं न कहीं सकारात्मक रवैया रहता है, जो बिल्कुल ही एग्जिट पोल्स में बाकी जगहों में नहीं दिखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह अपने आप में एक इतिहास है, जब एनडीए ने उसके जो समर्थक दल हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, बाकी 3 पार्टी हैं, सभी लोगों ने मिल के एक साथ एज ए फैमिली मेंबर्स के रूप में काम किया है तरुण जी। अमूमन चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी वेव देखी जाती है, लेकिन इस नतीजों को देखकर बहुमत से लगभग दुगने से के लगभग ये जनादेश मिला है, तो उसे देखकर लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी थी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वजह रही कि जिस तरह से इस तरह की प्रो इनकम्बेंसी वेव देखने को मिली है? बिल्कुल, इसको हम 3-4 फैक्टर्स में बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो पॉलिटिकल बॉस होते हैं राज्य के अंदर, आप मान के चलें चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर की जो छवि है, सुशासन बाबू की जो छवि है, नीतीश जी की जो छवि है, वो जनता के बीच में बिल्कुल ही पिछले कई वर्षों से बेदाग साबित हुई है। और यही कारण है कि वहाँ जो महिलाएँ हैं, ख़ास के उन्होंने जेडीयू के प्रति, वहाँ की सरकार के प्रति काफ़ी अच्छा वोट दिया है। और आप देखेंगे कि जो इसके स्कीम्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, बिजली, पानी, सड़क हो, लड़कियों की शिक्षा हो, महिलाओं के लिए हो, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स रहे हैं। फ्री बिजली यूनिट जो है 125 यूनिट्स इन्होंने फ्री बिजली दिया, 10,000 दिया, 1100 रुपये का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दिया। ऐसे कई स्कीम्स हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पिछले 20 सालों में उन्होंने अपना सुधारा है, कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ के। तो यही कारण है कि उनकी छवि जनता के मन मानस में छप चुकी थी, और उसका परिणाम आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। 2020 में जिस तरह से जेडीयू का एक डाउनफॉल हुआ, बीजेपी से आधी सीटें रही, तो उसके बाद से लगातार एक माहौल बन रहा था और इस पूरे चुनाव के दौरान ये सवाल बड़ा मौजूद रहा। और अब जीत हो जाने के बाद, इस प्रचंड जीत के बाद, तो ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला लेना होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार कंटिन्यू कर पाएंगे? अगला मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से, चूंकि जिस तरीके से विभिन्न मंचों पर बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं ने, चाहे मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, सभी ने कहा है कि हमको इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश बाबू ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से नीतीश जी के चेहरा पर यह चुनाव लड़ा भी गया है, जीता भी गया है। और सबसे बड़ी बात तरुण जी मैं बताना चाहूँगा, केंद्र की सरकार में यहाँ पे बीजेपी के साथ जो 2 मेजर अलायंस हैं, जेडीयू जिसके कर्ता धर्ता नीतीश बाबू हैं, और चंद्रबाबू नायडू उधर आंध्र प्रदेश से। तो मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र के गणित को देखते हुए किसी न किसी रूप में ये सरकार जरा भी उसमें वो नहीं कर पाएगी, और निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री होंगे अगले, वो निश्चित रूप से नीतीश बाबू ही बनेंगे। हो सकता है यदि कोई दूसरा कैलकुलेशन, दूसरा गणित कोई सामने आए, हो सकता है उनको प्रधानमंत्री का पद या कोई और भी पद उनको दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी अपना मुख्य दावेदार मुख्यमंत्री के रूप में मान सकती है। लेकिन ये मेरा अनुमान है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों ने साथ लड़ा है, एक चेहरे पे लड़ा है, और डबल इंजन की सरकार है। ऐसी परिस्थिति में लेकिन इसमें एक पॉइंट मुख्यमंत्री। ये है कि लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार कहा गया कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री बाद में चुना जाएगा। तो इसको लेकर संदेह बनता है, और उस संदेह में भी विशेष बात यह है कि नीतीश कुमार, जेडीयू जिस तरह से पीछे रह गई है, पिछले चुनाव में भी 54 सीट पर रही, अभी भी बीजेपी से पीछे चल रही है। तो क्या लगता है, नीतीश कुमार एसेट्स हैं या लाइबिलिटी हैं एनडीए में बीजेपी के लिए? देखिए, इसमें एसेट्स के रूप में ही देखा जाए, क्योंकि बीजेपी की अभी वो स्थिति नहीं है बिहार के अंदर में कि पूर्ण बहुमत बीजेपी को इस बार भी आया है। और जहाँ तक बात है कि आप यदि तोड़ जोड़ की राजनीति की बात करें, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बात आती है, और महागठबंधन जो है इनके विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है। और यदि जेडीयू के कुछ लोग आएंगे भी, ऐसी परिस्थिति में इस सरकार बनाना कठिन है। इतना ही नहीं, चूँकि मैंने कहा कि केंद्र की जो स्थिति है, केंद्र की जो सरकार है, वो जेडीयू पे निर्भर सरकार है। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। हाँ, अहम मंत्रालय के लिए बीजेपी दबाव डाल सकती है, जैसे गृह मंत्रालय है, अमूमन चीफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं, फिनेंस मिनिस्ट्री है, बाकी ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं, उस पर दबाव डाल सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में चूँकि उन्होंने साथ लड़ा है, साथ जिया है, साथ जीने मरने का वादा किया है, तो वो उसमें कोई शंका नहीं है। और ये मजे हुए खिलाड़ी हैं नीतीश जी, तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल ही नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार गठन करेगी। और आने वाले जो आगामी 5 साल के बाद है, बीजेपी और काम करेगी, संगठनात्मक मैसेज जाएगा, इनके जो अलग अलग प्रकल्प हैं,
चाहे जो भी हो, किसान मजदूर महिला संगठन है, उनको कहा जाएगा कि आप आज 95 के आसपास हैं, कल आप 130 लाएं, 140 लाएं। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बीजेपी पूर्ण दावेदारी कर सकती है। इस समय में बिल्कुल ही आसान नहीं दिखता है। लेकिन इस बीच के में, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री नाम तय नहीं हुआ, चुना नहीं गया, तब तक ये सवाल मौजूद रहेगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या बीजेपी के सामने यदि अवसर आता है अपना मुख्यमंत्री देने का, अपने मुख्यमंत्री के, अपने कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने का, तो आपको क्या लगता है बीजेपी किसे प्रोजेक्ट कर सकती है? और इसमें एक जुड़ा सवाल ये कि बहुत बीजेपी हमेशा से ब्राह्मणों और अगड़ों की पार्टी मानी जाती रही, और बिहार में बड़े लंबे समय तक जो है अब अगड़े सत्ता से बाहर हैं। पहले आप बल्कि एक इस चुनाव में सबसे खास बात रही कि मिथिलांचल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। उसके हिस्से की सभी सीटों के जो स्ट्राइक रेट का हाई रहा है, उसमें मिथिलांचल का बहुत बड़ा योगदान है। और पहले चूंकि बिहार की राजनीति में मिथिलांचल अहम मुद्दा था, और अब आज उपेक्षा शिकार है, इस नाते सिर्फ एक बड़ा मुद्दा हो गया है। विनोदानंद झा और भगवत झा आज़ाद और उसके बाद जगन्नाथ मिश्र, इन सब की एक बड़ी लेगेसी रही है। तो ब्राह्मण समाज, अगड़ा समाज बीजेपी से डट के खड़ा हुआ है। जिस तरह का वहाँ चुनाव का परिणाम देखने को मिला, इससे माना जा सकता है। तो आपको लगता है कि इस बार किसी अगड़े को, किसी सवर्ण को, और विशेष रूप से मिथिलांचल क्षेत्र से किसी को मुख्यमंत्री बीजेपी प्रोजेक्ट करने की स्थिति में है? देखिए, आपने बड़ा अहम और जटिल प्रश्न पूछा है तरुण जी। इसमें मेरा मानना है कि मिथिलांचल जो है हमेशा एक गढ़ रही है, और चाहे वो कांग्रेस की जब सत्ता रही आज़ादी के बाद, तो मिथिलांचल के कई बड़े लोग जो है राजनेता बने। जगन्नाथ मिश्र का आपने जिक्र किया, या भगवत झा आज़ाद का जिक्र किया, ऐसे लोग रहे हैं। लेकिन कालांतर में 90s के बाद आप देखें कि जो राजनीति है शिफ्ट हुई, पैराडिग्म शिफ्ट हुई, और जो MY समीकरण बना, इसके तहत लालू यादव का कई वर्षों तक शासन रहा। लेकिन उसके बाद इनकी भी लंबी पारी रही नीतीश जी की। ऐसी परिस्थिति में मिथिलांचल ने, जो वहाँ के लोगों ने जो एक कहीं ना कहीं व्यवस्था के प्रति अपना समर्थन दिया है, तो उनका एक्सपेक्टेशन तो रहेगा कि लंबे साल, मेरा मानना है कि 90s के बाद ऐसी स्थिति बनी रही है। तो इस परिस्थिति में बीजेपी मुझे लगता है कि एक समीकरण बना सकती है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हों, जैसे पहले थे। एक उप मुख्यमंत्री हो सकता है ब्राह्मण समुदाय से हो सकता है एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM किसी अन्य समुदाय से हो। ऐसी परिस्थिति में, लेकिन पूर्ण रूपेण यदि आप कहेंगे कि नहीं, यदि ब्राह्मण को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कास्ट इक्वेशंस को भी देखती है। आप देखेंगे चुनाव के टिकट में देख लें, इवन एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज में देख लें, तो उनके कास्ट इक्वेशंस बड़े ही सधे हुए माने जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि इस बार में बहुत ज़्यादा चांस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, मिथिलांचल एक राज्य के रूप में निर्माण का, जैसा बीजेपी पहले भी सपोर्ट करती रही है, तो उस तरीके से उसको कंसोलेशन प्राइज मिल सकता है। लेकिन अभी की स्थिति में संपूर्ण होल एक व्यक्ति जिनका नाम सर्वोपरि है, वो है नीतीश जी, और वही दावेदार साबित हो सकते हैं। जी, जहाँ तक अगड़ों की बात है, बिहार की राजनीति में अगड़ों का, सवर्णों का एक जो है लंबा इतिहास भी रहा है, और एक उनकी लंबी बड़ी भागीदारी भी रही है, जो पिछले कुछ समय से गौन है। इस स्थिति में एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरे थे प्रशांत किशोर पांडे। आपको क्या लगता है, उन्होंने एक बड़ी रणनीतिक चूक की? उन्होंने खुद को न तो प्रशांत किशोर पांडे के तौर पर प्रोजेक्ट किया, और न ही अगड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया, और न ही खुद को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया। दरअसल अगड़ों की, सवर्ण समाज की एक उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर पांडे के रूप में उन्हें एक अपना नेता मिल सकता है, लेकिन उन्होंने बाद में जो है इस कार्ड को खेलने के बजाय इस कार्ड से दूरी बना ली, और उसके बाद लगातार उन्हें जो स्टैंड्स लिए, उससे वहाँ का अगड़ा समाज बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। तो आपको क्या लगता है, इस बात से प्रशांत किशोर को की राजनीति को नुकसान हुआ? जिस तरह का गुब्बारा उन्होंने बनाया, वो आज नहीं फूट गया, नहीं परवान चढ़ सका? तरुण जी, देखिए, इसमें जिस तरीके से उनका इतिहास रहा है, बैकग्राउंड रहा है, वो बेसिकली एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात करते आ रहे हैं। और उन्होंने जो बाहर के देशों में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो या बाकी सरकार हो, उसमें उन्होंने अपना एक देखा, अनुभव लिया। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो डिजिटल जो पॉलिटिक्स है, जो आजकल लगता है हर फील्ड में, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, बाकी में ऐसा लगता है कि हम यदि डिजिटली व्यूज़ में 2 मिलियन 10 मिलियन, तो उसका ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज़्यादा असर नहीं। कालांतर में भी आपने देखा कि कई ऐसे बड़े दिग्गज हुए जो बड़े पॉपुलर रहे स्क्रीन पे, जब ये डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, और चुनाव में वो बहुत ही बुरी तरीके से हार गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रशांत किशोर या प्रशांत किशोर पांडे के रूप में उन्होंने अपनी छवि, हालांकि वो जाति के लिए बार बार कहते थे कि हम जाति में या बाकी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे, मुझे लगता है कि बिहार की जनता इतना मैच्योर है तरुण जी कि 2 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर किसी पे इतना जल्दी भरोसा दिखा दे, वो बिल्कुल ही एक सिरे से खारिज कर दिया। और चूंकि आज का युवा है, आज रील्स का
है। और इस तरह से मैं इसको डिजिटल पॉलिटिक्स को बिहार की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है और प्रैक्टिकल यानी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स को आज भी वहाँ पे लोकतंत्र की जननी माना जाता है और वही कारण है कि वो बिल्कुल ही फेल रहे हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी जब वहाँ पे चुनाव लड़े यूपी के अंदर, तो इन्होंने कांग्रेस मैनेजमेंट का एक तरह से कांटेक्ट ले रखा था और कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब रही। तो ऐसी बात नहीं है कि उनके सारे रणनीति सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छे रहे हैं। कई बार वो सही भी साबित हुआ है, कई बार गलत हुआ, और इस बार तो उनको अपने खुद मुंह की खानी पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में उनका भविष्य अभी अगले 5 साल तक वो मेहनत करें तो हो सकता है कि आने वाला समय उनके लिए सुनहरा साबित हो जाए। जी, प्रशांत किशोर जी को नकारे जाने की आपने बात की, तो साथ साथ तेजस्वी जी को भी नकार दिया गया है और महागठबंधन को भी नकार दिया, जनता ने उन्हें वो जनादेश नहीं दिया है। तो इसे किस तरह से देखते हैं? तेजस्वी यादव जिस तरह से नकारे गए हैं, इसका क्या प्रभाव रहेगा आगे की राजनीति पर? देखिए, आरजेडी का जिस तरीके से लीगेसी रहा है तरुण जी, आपने देखा कि लगातार लालू राबड़ी की शासन में क्या क्या घटनाएं घटी, ये सर्वविदित है। इसके बाद भी जिस तरीके से उनके पारिवारिक कलह रहे हैं, पारिवारिक कलह के साथ साथ इन्होंने अपने जो विचार हैं वो लोगों तक उस तरीके से नहीं प्रोजेक्ट किया। कांग्रेस के साथ अलायंस में देरी होना, बाकी लोग घटक दलों के साथ देरी होना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो जनता को अप्रिय भी लग सकती है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से नवरात्रे में या इसमें आपने मछली खा के और उसको लोगों को आप, तो इसका मतलब है कि जो इनके घटक दल हैं उस इमोशंस को नहीं समझते हैं। बिहार की जनता बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट भी है, एनालिटिकली भी सही है और साथ में इमोशनली भी वहाँ के लोग जुड़े हुए हैं। और इनका जो MY का समीकरण रहा है पिछले इनके पेरेंट्स के समय में, वो समीकरण बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि यादवों का वोट भी RSS और BJP, JDU, बाकी तमाम ऐसे लोग हैं जहाँ से जुड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको जिस तरीके से मैसेज देना चाहिए, कोalition पॉलिटिक्स का धर्म होता है कि सभी को एक साथ लेके चलना। आपने देखा कि तेजस्वी की एनोनिमसली डिसीजंस थी कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं क्योंकि हमारे इतने वोट हैं। तो इस परिस्थिति में उनको पारिवारिक कलह हो, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या सभी गठबंधन को एक साथ नहीं ले जाने की कला हो, और सबसे बड़ी बात कि वन मैन शो उन्होंने, आपने देखा कि पूरे कैंपेन में वन मैन शो था, जहां भी वो टी-शर्ट पैंट पहन के जाते थे और उन्होंने इंटरेक्शंस के साथ साथ कहते थे वोट देना है, ये देना है, यानी अपने मैसेज को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो हर घर सरकारी नौकरी, यह एक तरीके के जुमले साबित हुई, चूँकि उतना एक्सचेकर अमाउंट सरकार के पास, बिहार सरकार के पास नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो, मुझे लगता है कि एक भूल हुई और यही कारण है कि आरजेडी आज अपने पूरे इतिहास में जब से पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बनी है बिल्कुल ही दाहिने पे है। और इसका कारण मुझे लगता है कि तमाम मैनेजमेंट्स, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं और एक जाति विशेष की राजनीति बिहार के अंदर रही है, भारतीय राजनीति के अंदर रही है, लेकिन उसमें भी एक किसी विशेष जाति को टारगेट करके आप बहुत अधिक समय तक सरकार और सत्ता में बने नहीं रह सकते हैं। राज्य के अंदर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है और यही कारण है कि उनको जनता ने बिल्कुल ही आत्ममंथन के लिए, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर में पूर्व में NT रामाराव को आपने देखा कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, तो उनको आत्ममंथन के लिए उनको नकार दिया है और उनको बताया गया है कि आत्ममंथन कीजिए, फिर 5 साल में के बाद जनता की अदालत में आएंगे तो कुछ सुधार हो सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखा, बिहार ने हमेशा से लोकतंत्र का पाठ इस दुनिया को पढ़ाया है और आज एक नया पाठ पढ़ाया है कि 20 साल तक कोई मुख्यमंत्री सत्ता में रहे, कोई पार्टी सत्ता में रहे, कोई गठबंधन सत्ता में रहे और 20 साल के बाद ही प्रो इनकम्बेंसी बनी रहे और एक प्रचंड जनादेश के साथ फिर से 5 साल के लिए सत्ता में लौटे। तो बिहार में बहार है, एक बार फिर से 25 से 30 तक नीतीश कुमार हैं।